हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने तंबाकू मोज़ेक वायरस की संरचना और उसके इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और नए वायरस जिसका नाम है पॉक्स वायरस या पॉक्स विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पॉक्स वायरस या पॉक्स विषाणु होते हैं उनको एनिमल वायरस भी कहा जाता है और ये एनिमल वायरस में सबसे बड़े और जटिलतम वायरस होते हैं और इनको अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इजीली देख सकते हैं और ये नेचर में है जो सभी जगह यानी कि व्यापक रूप से वितरित रहते हैं और सभी प्राणियों को संक्रमित करने की इनके अंदर क्षमता होती है। पॉक्स विषाणुओं के कुल पॉक्स विरिडी को आनुवंशिकी, एंटीजनी तथा पारिस्थितिक लक्षणों के आधार पर दो उपकुलों कॉर्डोपॉक्स विरिनी एंड एंटोमोपॉक्स विरिनी के अंदर डिवाइड किया गया। तो जो पॉक्स विषाणु है जो कौन से कुल के अंदर रखा गया, पॉक्स विषाणु को पॉक्स विरिडी कुल के अंदर रखा गया और पॉक्स विरिडी कुल को किस बेस पर, एक तो जेनेटिक, एंटीजेनिक और इकोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर है जो दो सब कुलों में डिवाइड किया गया और उन दो सब कुलों के नाम क्या है, कॉर्डोपॉक्स विरिनी एंड एंटोमोपॉक्स विरिनी। अब जो कॉर्डोपॉक्स विरिनी उपकुल के सदस्य होते हैं वो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स को हैं जो इन्फेक्टेड करते हैं, जबकि एंटेमोपॉक्स विरिनी के जो मेंबर होते हैं वो कीटों को इन्फेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये कशेरुकियों के अंदर नहीं पाए जाते, यानी कि ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते हैं और इंसेक्ट क्या है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्टेड करने वाले मेंबर्स के क्या नाम है, कॉर्डोपॉक्स विरिनी के जो मेंबर होते हैं वो वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जबकि एंटेमोपॉक्स विरिनी के जो मेंबर होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं। पॉक्स पस या मवाद से भरे हुए विषत क्षेत्र या गाव को कहते हैं। पॉक्स किसको बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर गाव है जो लसलसा हुआ हो, तो उस गाव से भरे या यानी कि मवाद से भरे हुए जो टूटा फूटा भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉक्स कहते हैं। या जो गाव वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं अपन, पॉक्स। पॉक्स विषाणु द्वारा उत्पन्न सभी रोगों में उपरोक्त प्रकार के विषाक्त क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि जिन एनिमल्स के अंदर पॉक्स वायरस के द्वारा इन्फेक्शन फैला है उसके अंदर है जो गाव बनते हैं। ये किसी अंग विशेष या संपूर्ण शरीर में व्यापक रूप से फैले होते हैं। पॉक्स विषाणु में सबसे महत्वपूर्ण जो विषाणु है जिसका नाम है वेरियोला वायरस और ये क्या करता है, चेचक रोग का रोगजनक है या रोग कारक है। वेरियोला वायरस या जो वेरियोला विषाणु होता है इसके कारण कौन सी डिजीज होती है, स्मॉल पॉक्स या चेचक रोग। तो वेरियोला वायरस क्या करता है, चेचक रोग को उत्पन्न करता है या चेचक या स्मॉल पॉक्स के रोग का रोग कारक है। इसके अतिरिक्त काऊ पॉक्स, मंकी पॉक्स आदि कुछ अन्य पॉक्स विषाणु हैं और ये क्या करते हैं, मनुष्य और इनके संपर्क में यानी कि जंतु और इनके संपर्क में आने वाले मनुष्य को ये इन्फेक्टेड करते हैं। चेचक रोग कुछ दशक पूर्व विश्व के अनेक भागों में व्यापक रूप से फैला हुआ था और हजारों मनुष्य इसके शिकार हुए थे। तो चेचक ही पहला विषाणु रोग है जिसके प्रति कृत्रिम रोग क्षमता या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्राप्त करने में सफलता मिली थी और मानव जगत से उन्मूलन किया जा सके। यानी कि जो फर्स्ट जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का डेवलपमेंट किसके अगेंस्ट किया गया था, चेचक रोग के वायरस के अगेंस्ट किया गया था। अब जो चेचक उन्मूलन में सफलता यानी कि प्रेजेंट टाइम में चेचक है जो उसका उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया गया था और पूर्णतः है जो चेचक को यानी कि चेचक रोग के ऊपर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। इसके दो मुख्य कारण क्या थे, तो चेचक के उन्मूलन में सफलता के दो मेन रीज़न ये थे। फर्स्ट रीज़न ये था 1966 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस रोग की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया गया, यानी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या टीकाकरण अभियान चलाया। और दूसरा जो कारण था कि इस रोग से कोई जंतु परपोषी नहीं, यानी कि ये जंतुओं के द्वारा नहीं फैलता है। इन प्रयासों के फलस्वरूप 1977 के बाद चेचक का लगभग पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पॉक्स विषाणु की संरचना के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ पॉक्स वायरस। तो पॉक्स विषाणु अपेक्षाकृत बड़े आमाप के दीर्घवर्तजीय एवं आच्छादित कण होते हैं। कैसे कण है ये, दीर्घवर्तजीय यानी कि एलिप्सॉइडल और इन्वेलोप्ड यानी कि इनके बाहर की तरफ है जो आवरण प्रेजेंट रहता है। अगर इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखें तो ये कण किस आकार के दिखाई देते हैं, ईंट के आकार के दिखाई देते हैं और इनकी लंबाई है जो 250 से लेकर 450 नैनोमीटर तक होती हैं और चौड़ाई है जो 160 से लेकर 260 नैनोमीटर होती है। तो लेंथ कितनी हो गई, 250 टू 450 नैनोमीटर एंड चौड़ाई कितनी हो गई, 160 टू 260 नैनोमीटर। इन कणों की बाह्य सतह पर अनेक गर्त व उभार दिखाई देते हैं, यानी कि पिट यानी कि गर्त और उभार हैं जो इनकी सरफेस पर सिचुएटेड होता है।
और इनका बाह्य आवरण है जो किससे बना होता है, लाइपोप्रोटीन के तंतुओं से बना होता है। तो आउटर इन्वेलॉप किसका बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन दोनों के सम्मिश्रण से बना होता है। और इसके जो केंद्रीय क्रोड होता है या सेंट्रल, इसका बाह्य आवरण तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जबकि केंद्रीय क्रोड है जो किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। यानी कि इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है। और ये डीएनए भी क्या करता है, एक द्विस्तरीय कला से घिरा रहता है, यानी कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। जो केंद्रीय क्रोड होती हैं, इस केंद्रीय क्रोड के दोनों ओर एक लेंस आकृति की संरचना होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पार्श्वपिंड या लैटरल बॉडी कहते हैं। और इसका अभी तक फंक्शन है जो आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। पॉक्स विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल में एडेनिन व थाइमिन सार्कों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि इसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन की तुलना में जो किसकी मात्रा अधिक होती है, एडेनिन और थाइमिन की। अब तक वेरियोला विषाणु सहित अनेक पॉक्स विषाणुओं के जीनोम का अध्ययन कर लिया गया है और इन विषाणुओं में अनेक प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पॉक्स वायरस की स्ट्रक्चर का डायग्राम दे रखा है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं इसके आउटर इन्वेलॉप हैं जो किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन यानी कि लाइपोप्रोटीन के तंतुओं की बनी होती हैं। और इसके केंद्रीय भाग में सेंटर, जिसको केंद्रीय क्रोड भी बोलते हैं, इसके अंदर केंद्रीय क्रोड के अंदर है जो न्यूक्लिक अम्ल है जो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और ये डीएनए भी क्या करता है, यानी कि एक द्विस्तरीय मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। अब जो केंद्रीय क्रोड होती है इसके दोनों साइड यानी कि दोनों ओर जो लेटरल बंडल्स हैं, ये जो अपन इसको बोल सकते हैं पार्श्व, यानी कि जो केंद्रीय क्रोड होती है इसके पार्श्व साइड में क्या प्रेजेंट रहती है, लेटरल बॉडी प्रेजेंट रहती है। और ये लेटरल बॉडी किसके आकार की होती है, लेंस शेप्ड होती है, यानी कि कैसे आकार की होती है, लेंस नुमा होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पॉक्स विषाणुओं की पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन ऑफ पॉक्स वायरसेज, यानी कि इनके अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पॉक्स विषाणु परपोषी कोशिका में एक विशेष प्रक्रिया से प्रवेश करता है। कौन सी प्रक्रिया से प्रवेश करता है, विशेष प्रक्रिया से प्रवेश करता है जो बक्सकाणु क्रिया से समानता दर्शाती है। कौन सी क्रिया से, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करने की, यानी कि जो सेल्स होती है उसके अंदर एंटर करके उसका भक्षण करना शुरू कर देता है। इस क्रिया में क्या होता है कि परपोषी कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उस प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर विषाणु कण क्या करते हैं, या वायरल जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक अंतर्विष्ट पिंड या इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। यदि परपोषी कोशिका एक से अधिक विषाणु कणों से संक्रमित होती हैं तो प्रत्येक कण क्या करेगा, एक पृथक अंतर्विष्ट पिंड बनाता है। तो इनके अंदर जो इन्फेक्शन कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, जो होस्ट सेल होती है उस होस्ट के सेल के चारों ओर क्या करते हैं, जो वायरल कण होते हैं या विषाणु कण होते हैं, ये क्या करते हैं, चारों ओर वृद्धि करके एक इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर बहुत सारे वायरल कण हैं जो इनको इन्फेक्टेड करते हैं तो प्रत्येक कण क्या करता है, एक पृथक रूप से अंतर्विष्ट पिंड का फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो फेगोसाइटोसिस यानी कि बक्सकाणु क्रिया के द्वारा इंक्लूजन बॉडी या अंतर्विष्ट पिंड का फॉर्मेशन हो जाने, जो फेगोसाइटिस की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में क्या होता है कि जो पॉक्स वायरस होता है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करके उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये है जो मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है जो पूर्ण करता है। यानी कि जो पॉक्स वायरस होता है उनकी गुणन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ पर होती है, होस्ट सेल की साइटोप्लाज्म में होती हैं। इसमें क्या होता है कि परपोषी अपन बता सकते हैं एक डेफिनेशन, परपोषी कोशिका के कोशिका द्रव्य का वह विशिष्ट भाग जिसमें विषाणु का गुणन होता है वो क्या कहलाएगा, वीरियोप्लाज्म कहलाता है। यानी कि जो होस्ट सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म का एक जो स्पेशल पार्ट होता है जिसके अंदर वायरस का मल्टीप्लिकेशन या गुणन होता है वो पदार्थ या कोशिका द्रव्य का भाग क्या कहलाएगा, वीरियोप्लाज्म कहलाता है। पॉक्स विषाणु परपोषी कोशिका के केंद्रक में एंटर नहीं करता है, अतः इस विषाणु के संक्रमण के बाद बनने वाले प्रोटीन परपोषी डीएनए द्वारा अनुलेखित या ट्रांसक्राइब्ड नहीं होते हैं। पॉक्स के संक्रमण के बाद बनने वाले सभी प्रोटीन विषाणु के जीनोम द्वारा ही कोडित होते हैं। यानी कि पॉक्स के संक्रमण के बाद जो यानी कि होस्ट सेल के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है और इस पॉक्स के इन्फेक्शन के बाद उसके अंदर जो भी
प्रोटीन बनते हैं वो विषाणु के जीनोम के द्वारा ही है जो कोडित होते हैं। इसके अतिरिक्त विषाणु के डीएनए के अनुलेखन के लिए आवश्यक सभी एंजाइम्स विषाणु के संक्रमण के बाद परपोषी कोशिका में ही उत्पन्न होते हैं। तो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी कहाँ होती है? होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं। और उसके लिए आवश्यक जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कहाँ पर बनते हैं? होस्ट सेल के अंदर ही बनते हैं। अब जो होस्ट सेल्स होती हैं, होस्ट सेल के अंदर जो पॉक्स विषाणु के इन्फेक्शन के बाद में होस्ट सेल की जो जीन होती है वो स्वयं को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि संक्रमण के फलस्वरूप किसी रूप में आणविक संदेश है जो परपोषिका के केंद्रक में एंटर जरूर करता है, लेकिन उस मॉलिक्यूलर मैसेज का कोई रिएक्शन नहीं होता है। और ये क्या करता है? जो होस्ट सेल की जेनेटिक मशीनरी होती है उसको रोक देता है। इसके फलस्वरूप है जो होस्ट सेल है जो डीजनरेट हो जाती हैं और उसमें निर्मित है जो नए विषाणु कण है जो मुक्त हो जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो पॉक्स वायरस के रेप्लिकेशन का डायग्राम है। तो ये पॉक्स वायरस क्या करता है? होस्ट सेल की सरफेस पर आकर अटैच होता है, फिर होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, फिर एंटर करके अपना जो डीएनए होता है वो इसके अंदर रिलीज कर देता है। फिर डीएनए के जो होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर क्या होता है कि यानी कि जो होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पर वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? वीरियोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर है जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर असेंबली का फॉर्मेशन होता है, फिर इसका मैचुरेशन होता है, तो नए वायरल कण है जो फॉर्मेशन होते हैं। जब ये सेल्स हैं जो ब्रेकडाउन होती हैं तो ब्रेकडाउन के बाद में जो नए वायरल जो कण होते हैं या वायरस के कण होते हैं वो होस्ट सेल से रिलीज हो जाती हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? पहले न्यूक्लियर फैक्ट्रीज को बंद कर देती हैं, यानी कि इससे जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो बंद हो जाता है। कोई भी मॉलिक्यूलर जो कोडिंग है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। इस तरह से ये क्या करते हैं? पूरी सेल के ऊपर अटैक कर देते हैं और सेल को नष्ट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विषाणु संक्रमण के लक्षण या सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो इनके अंदर कैसे इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं। विषाणु द्वारा संक्रमित पौधों में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पौधे की सभी या कुछ विशिष्ट अंगों तक ही सीमित रहते हैं। अधिकांश पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न लक्षण अति विशिष्ट तथा निदान सूचक होते हैं। यानी कि जनरली जो प्लांट्स के अंदर जो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर अति विशिष्ट और निदान सूचक कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं, परंतु कुछ पौधों में ये लक्षण अविशिष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी विषाणु संक्रमण के लक्षण है जो गुप्त यानी कि लेटेंट रहते हैं। ऐसी दशा में विषाणु का अभिनिर्धारण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जा सकता है। सामान्यतः विषाणु संक्रमण के लक्षणों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है: बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण और शरीर क्रियात्मक लक्षण। इनमें से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल सिम्टम्स या बाह्य लक्षणों के बारे में। विषाणु संक्रमण के बाह्य लक्षण पौधे के विभिन्न अंगों जैसे पत्ती, फल आदि पर दिखाई पड़ते हैं। सबसे जो सामान्य बाह्य लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? तो संक्रमण के कारण पौधे की सामान्य वृद्धि दर घट जाती है, यानी कि जो ग्रोथ रेट होती है वो रेड्यूस हो जाती हैं। पौधे की उपज यानी कि यील्डिंग कम हो जाती है। इसके अलावा लाइफ स्पान भी है जो कम हो जाता है। दूसरा अपन पढ़ते हैं पत्तियों में उत्पन्न होने वाले बाह्य लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो इनके निम्न लक्षण है जो नीचे दिखाई दे रखे हैं। ये मोजेक, जब हरी पत्ती की सतह पर कुछ पीली या सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तो इस लक्षण को अपन क्या बोलते हैं? मोजेक कहते हैं। तो मोजेक किसको बोलेंगे? लीफ की सरफेस पर पाए जाने वाले येलो और वाइट कलर के स्पॉट को अपन क्या बोलते हैं? मोजेक बोलते हैं। ये विषाणु संक्रमण का एक सामान्य लक्षण है। कभी कभी पत्ती की सिराओं के ऊपर हरे रंग की पट्टियाँ भी पाई जाती हैं, जबकि शेष भाग क्या करता है? पीले या सफ़ेद हो जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सिरा पट्टाबन या वैन बैंडिंग कहते हैं। यानी कि वैन के अंदर है जो बैंड उत्पन्न हो जाता है। तो लीफ के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शन किस रूप में प्रेजेंट होता है? येलो या वाइट कलर के स्पॉट के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो लीफ की वैन्स होती हैं उसके अंदर भी हैं जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप या पट्टियाँ प्रेजेंट होती हैं। और ये बाकी वाला जो पीछे वाला पार्ट रहता है वो क्या करता है? येलो या वाइट कलर का हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वैन बैंडिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके विपरीत पौधों में सिराओं के चारों ओर स्थित पैरेनकाइमी कोशिकाओं के हरिमाहीन होने से सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। ये लक्षण क्या कहलाता है? सिरा उद्वासन या वैन क्लियरिंग कहलाता है।
तो इनके इन्फेक्शन से जो लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल के टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं, तो लीफ है जो क्लोरेटिक या हरिमाहीन हो जाती हैं, जिसके कारण लीफ की जो वेन्स होती हैं वो इजीली दिखाई देने लगती हैं। और ये लक्षण है जो क्या कहलाएगा, वैन क्लियरिंग या सिरा उद्वासन कहलाता है। बी जो लक्षण है जिसका नाम है पीतन या येलोइंग, जब पत्ती सफ़ेद या पीले धब्बे ना बनकर ये समान रूप से अपवर्णित हो जाए तो ये लक्षण क्या कहलाता है, पीतन या येलोइंग कहलाती हैं। यानी कि जनरली जो फर्स्ट के अंदर क्या सिम्टम्स निकलते थे कि लीफ की सरफेस पर वाइट या येलो कलर के स्पॉट बनते हैं। अगर वाइट या येलो कलर के स्पॉट नहीं बनते हैं तो जो लीफ होती है वो धीरे धीरे क्या करती हैं, येलो कलर की हो जाती है, यानी कि संपूर्ण लीफ है जो क्लोरोटिक यानी कि हरिमाहीन हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पीतन या येलोइंग कहते हैं।